नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आपको देश के नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो में आज हम एक बेहद खास एपिसोड दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त वॉशिंगटन डीसी से लेकर बीजिंग तक हाई लेवल मीटिंग जारी है। एक तरफ 24 फरवरी से पहले यूक्रेन पर रूस के सबसे बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है, तो अब अमेरिका और चीन के बीच डायरेक्ट वॉर की आशंका भी हद से ज्यादा बढ़ गई है। चीन की आसमानी जासूसी से अमेरिका का पारा चढ़ा हुआ है। परमाणु ताकत से लैस युद्धपोत चीन की गर्दन दबोचने के लिए निकल भी चुका है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या चीन को साउथ चाइना सी में परमाणु बॉम्ब फटने का डर सता रहा है? क्या साउथ चाइना सी में अमेरिका का ये युद्ध अभ्यास चीन को आखिरी चेतावनी है? क्या दुनिया के दो बड़े सुपर पावर में अब डायरेक्ट वॉर का आगाज होने वाला है? चीन के जासूसी गुब्बारे पर अमेरिका का गुस्सा 7वें आसमान पर है। एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं बल्कि 4 फरवरी से अब तक 4 बार अमेरिका और कनाडा के आसमान में अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी अज्ञात उड़ते सामान को मार गिराया गया है। कब, कहां, कैसे अमेरिका ने अपने आसपास आसमान में दुश्मन की उड़ती जासूसी को नाकाम कर दिया, आपको आगे बताएंगे। और क्या जासूसी की हरकतें ही अब अमेरिका और चीन में सीधी जंग की वजह बनेंगी, ये सब आपको आगे बताएंगे। फिलहाल सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चीन के करीब विवादित साउथ चाइना सी से आई है, जहां अमेरिका की लेटेस्ट वॉर एक्सरसाइज से चीन की टेंशन बढ़ गई है। इस युद्ध अभ्यास की मेजबान अमेरिका की नेवी है, जिसमें थल सेना और वायु सेना भी शामिल है। लेकिन तैयारी इतनी सीक्रेट है कि दुनिया के किसी भी कोने में हमेशा सीना ठोक कर युद्ध अभ्यास करने वाला अमेरिका अब की बार चुप है। ये तक नहीं बताया गया कि एक्सरसाइज कब शुरू हुई और कब खत्म हुई, या फिर अभी चल ही रही है और कब खत्म होगी। लेकिन इस युद्ध अभ्यास का वक्त बहुत अहम है, क्योंकि जासूसी गुब्बारे पर जो बाइडेन और शी जिनपिंग में टेंशन चरम पर है। कई देशों की दावेदारी वाले साउथ चाइना सी में चीन दादागिरी चलाना चाहता है, लेकिन अमेरिका है कि उसकी हेकड़ी चलने नहीं देता। ऐसे में चीन के जासूसी एक्शन के रिएक्शन में अमेरिका ने साउथ चाइना सी में नया मोर्चा खोल दिया है। समंदर में युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। इस एक्सरसाइज पर अमेरिका की तरफ से डिटेल खबर तो नहीं आई है, लेकिन ट्विटर पर अमेरिका की नेवी ने कुछ तस्वीरें जरूर शेयर की हैं। इस युद्ध अभ्यास में दुनिया के सबसे विशाल युद्धपोतों में शुमार एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज और जापान में तैनात एटमी ताकत से लैस यूएसएस रोनाल्ड रीगन शामिल है। साउथ चाइना सी में अमेरिका के युद्ध अभ्यास की खबर ठीक उसी दिन सामने आई, जब अमेरिका में सिर्फ 8 दिनों के अंदर चौथे अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी यूएफओ को मार गिराया गया। 12 फरवरी को मिशिगन के करीब ह्यूरॉन झील के ऊपर चौथे यूएफओ को मार गिराया गया। ये यूएफओ ऑक्टेंगल यानी 8 कोनों वाली कोई अज्ञात चीज थी। राष्ट्रपति जो बाइडेन के ऑर्डर पर फाइटर जेट F-16 ने दोपहर 2:42 पर इस ऑब्जेक्ट को जमींदोज कर दिया। यह ऑब्जेक्ट आसमान में करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। दावे के मुताबिक ये भी जासूसी यूएफओ था। गौर करने वाली बात यह है कि इलाका अमेरिका कनाडा बॉर्डर के करीब है। इससे पहले तीसरा यूएफओ कनाडा में ही मारा गया था। 11 फरवरी को ऐसी ही एक संदिग्ध उड़ती चीज कनाडा के यूकॉन में देखी गई। इस यूएफओ को अमेरिका और कनाडा के आसमान की हिफाजत करने वाली नॉर्थ अमेरिकन एयर स्पेस डिफेंस कमांड ने ट्रैक किया, तो कनाडा के प्रधानमंत्री ने फौरन इसे मार गिराने का ऑर्डर दिया। कनाडा में ये यूएफओ 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, जिसे F-22 लड़ाकू विमान की मदद से मार गिराया गया। इससे पहले 10 फरवरी को अमेरिका के अलास्का में डेड हॉर्स के करीब दूसरे यूएफओ को ढेर किया गया था।
जबकि सबसे पहले 4 जनवरी को साउथ कैरोलिना में अमेरिका ने चीन के जासूसी गुब्बारे की हवा निकाल दी थी। यानी 4 फरवरी को अमेरिका के साउथ कैरोलिना, 10 फरवरी को अमेरिका के अलास्का, 11 फरवरी को कनाडा के यूकॉन और 12 फरवरी को फिर से अमेरिका के ह्यूरॉन झील के ऊपर अब तक 4 यूएफओ मारे जा चुके हैं। इसमें से पहला ऑब्जेक्ट, जिसे जासूसी गुब्बारा कहा जा रहा है, उसे चीन ने सबके सामने अपना माना भी है। ये गुब्बारा साउथ कैरोलिना के आसमान में करीब 60,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, जिसे अमेरिका के फाइटर जेट F-22 ने छोटी दूरी की मिसाइल AIM-9X की मदद से मार गिराया था। चीन के इस जासूसी गुब्बारे का साइज 3 स्कूल बसों के बराबर बताया जा रहा है। We have learned a lot about the Chinese surveillance high-altitude balloon program. We've gathered a lot of information over the last couple of years, and so we were able to, based on that information, detect at a very early stage. As it approached U.S. airspace, we had a good understanding of what it was. As I mentioned, we were able to monitor that closely, track it while it went over the continental United States, learn a lot about it, and take it down at the appropriate time. अमेरिका के इस एक्शन पर चीन ने सख्त रिएक्शन दिया। इसे जासूसी गुब्बारा मानने से इनकार करते हुए नागरिक विमान बताया। 首先，这个中国的这个无人飞艇是民用性质，完全是因为不可抗力误入了美国的领空。这是个意外事件，没有对美方的人员和国家安全构成威胁。对于这一类的事件，美方本来应当以冷静、专业、非武力的方式妥善处理，但是美方执意动用武力，明显是反。 लेकिन अमेरिका ने इसे चीन का झूठ करार दिया। जासूसी गुब्बारे को मार गिराने के बाद अमेरिका ने बेहद कड़े लहजे में कहा कि चीन को अच्छी तरह मालूम है कि उसकी हरकत क्या थी और हमने एक्शन क्या लिया है। The PRC knows precisely what this was. The PRC knows precisely why this was in our airspace. The PRC knows precisely what this was doing over the United States, and ultimately, the PRC knows precisely why we did what we did. वैसे बीते शनिवार को चीन ने भी अपने आसमान में किसी अज्ञात चीज के उड़ने का दावा किया, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि चीन को झूठ बोलने में महारत हासिल है। जबकि सच ये है कि अमेरिका और कनाडा के अलावा ब्रिटेन में भी चीन पर आसमानी जासूसी के आरोप लगाए हैं। अमेरिका का आरोप है कि चीन बीते कई सालों से दूसरे देशों की जासूसी के लिए गुब्बारे भेजता रहा है। चीन की जासूसी पकड़ी गई तो अब अमेरिका के तेवर भी गर्म है। उसकी पलटन साउथ चाइना सी में पहुंच गई है, जिसके जरिए हर साल करीब $4 ट्रिलियन के सामानों की आवाजाही होती है। लेकिन चीन इस रास्ते को अपनी मिल्कियत समझता है, जबकि ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम भी समंदर पर दावा करते हैं। चीन की आर्मी PLA साउथ चाइना सी के टापुओं पर चोरी छिपे अपने अड्डे बना चुकी है। ऐसे में उसे घेरने के लिए अमेरिका ने भी फिलीपींस से करार कर लिया है, जिससे जिनपिंग की बौखलाहट इस कदर बढ़ गई है कि उनकी सेना साउथ चाइना सी में फिलीपींस के कोस्ट गार्ड से उलझने का कोई मौका नहीं छोड़ती। सिर्फ 2022 में ही फिलीपींस ने साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी की 200 से ज्यादा शिकायत दर्ज कराई थी। ऐसे में बीते साल अमेरिका ने फिलीपींस में कम से कम 2 बार वॉर एक्सरसाइज कर चीन को कड़ा मैसेज दिया है। I'm personally very buoyed by what I see by our allies and partners in this region and the way we've come together in response to aggression by the PRC and by North Korea to say we will not let that stand. अमेरिका का इरादा चीन के साथ साथ उसके करीबी दोस्त नॉर्थ कोरिया को भी सबक सिखाना है। ऐसे में बीते कुछ महीनों से साउथ कोरिया में अमेरिका B-1B बॉम्बर और F-22, F-35 जैसे फाइटर जेट गरज रहे हैं। येलो सी के ऊपर दक्षिण कोरिया और अमेरिका की जॉइंट एक्सरसाइज के बाद दोनों देशों की वायुसेना ने एक बार फिर अपनी आसमानी ताकत से नॉर्थ कोरिया और चीन को अपनी हद में रहने का पैगाम दिया। जाहिर है अमेरिका अब चीन को बख्शने के मूड में नहीं है। ऐसे में अगर यूक्रेन पर जैसे रूस का हमला हुआ वैसे ही चीन ने ताइवान पर अटैक की गुस्ताखी की तो अमेरिका की सेना चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पर पलटवार करने में देर नहीं लगाएगी।
नेतन्याहू जब से इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं, गाजा जल रहा है। हर दूसरे दिन इजराइल की फोर्स फिलिस्तीन पर कोई ना कोई एक्शन लेती है, लेकिन इस बार मामला बेहद गंभीर हो गया है। इजराइल के 2 मासूम बच्चों की मौत लोन वुल्फ अटैक में हो गई और इजराइल के प्रधानमंत्री बड़ा एक्शन लेने का वायदा भी कर चुके हैं। इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में अब मोसाद का बहुत बड़ा वार होने वाला है। ये इलाका है गाजा और ये रॉकेट हैं हमास के। ये रॉकेट इजराइल पर फटने के लिए रवाना हो रहे हैं। इनमें से कितने रॉकेट इजराइल की धरती पर गिरेंगे और लोगों को मारेंगे, ये हमास के लड़ाकों को भी नहीं पता है। लेकिन उन्हें ये जरूर पता है कि वो पिछले 75 सालों से एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक ऐसी लड़ाई जो इन फिलिस्तीनियों के पूर्वजों ने इजराइल के पूर्वजों से लड़ी और ये लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई है, शायद कभी खत्म भी नहीं होगी। लेकिन जब से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सरकार बनाई है, गाजा और फिलिस्तीन के इलाकों पर इस कदर हमले हो रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि अब बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई का फाइनल चैप्टर लिखने जा रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक खूनी संग्राम छिड़ गया है, जहां गोलीबारी का बदला आतंकवादी हमले से लिया जाता है। बच्चों की आतंकवादी हमलों में मौत होती है तो कहीं जश्न मनाया जाता है और कहीं पर मातम होता है, आंसू बहते हैं, लोग भावुक होते हैं। यहाँ फिलिस्तीनियों के उजड़े घर भी हैं जिन पर बुलडोजर चले हैं। इस खौफनाक तबाही को ही जिंदगी का दस्तूर मान चुके लोग जिंदा लाश बन चुके हैं। इजराइल और फिलिस्तीन की ये जंग दुनिया की कभी ना खत्म होने वाली क्रूर जंग लगती है, जहां 2 कौमें एक दूसरे के खून की प्यासी हो चुकी हैं, लेकिन साथ साथ भी रहने को मजबूर हैं और एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं कर सकती हैं। दुनिया के इस सबसे बड़े टेंशन सेंटर में माहौल तब और खतरनाक हो गया जब इजराइल की दक्षिणपंथी कट्टर पार्टी संसद के अंदर 2 सीटें जीतकर दोबारा सत्ता में वापसी कर गई और बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर इजराइल के प्रधानमंत्री बन गए। दावा ये किया जाता है कि बेंजामिन नेतन्याहू की जिंदगी का एक ही सबसे बड़ा मकसद है और वो है इजराइल के फिलिस्तीनी दुश्मनों की सबसे बड़ी तबाही। और ये एयर स्ट्राइक इजराइल के उसी मकसद का जीता जागता सबूत है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक बहुत बड़े युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। इजराइल ने फिलिस्तीन पर लड़ाकू विमानों से हमला करके बम इसलिए बरसाए क्योंकि हमास ने इजराइल पर बेहद खतरनाक रॉकेट हमले किए थे। इजराइल के एयर डिफेंस आयरन डोम ने फिलिस्तीन के कितने रॉकेट हवा में ही मार दिए ये बाद में बताएंगे, लेकिन इस रॉकेट हमलों का जवाब इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके दिया। लेकिन आखिर फिलिस्तीन ने इजराइल पर रॉकेट से हमले क्यों किए? इजराइल और फिलिस्तीन की इस लड़ाई की पूरी टाइमलाइन समझना बेहद जरूरी है। 29 दिसंबर 2022 को बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री बने और ठीक 1 महीने बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में हमले करके 9 फिलिस्तीनियों को मार दिया। इसके बाद इजराइल ने गाजा पट्टी पर हवाई हमला भी किया। इसके अलावा इजराइल जिन इलाकों पर दावा करता है वहां पर मौजूद फिलिस्तीनी बस्तियों को हटाने का सिलसिला भी नेतन्याहू सरकार शुरू कर चुकी है। कई अवैध फिलिस्तीनी घरों को तोड़ा जा रहा है। इन कार्रवाइयों ने फिलिस्तीन के लोगों को बेचैन कर दिया है। طبعا اتكلم معك 5 دقائق تحاول تطلع زوجتك من البيت. طبعا انا كنت اتكلم مع زوجتي مشان اهدئها وتحاول تطلع، فكانت رافضه جدا يعني. ففي النهايه منحها مشاحه على الزاويه
قال لي بقول لك خذ البنت يعني من قدامي انا بعرفش اتعامل معها بطريقتي. Anything that is illegal is a problem everywhere in the world and in any subject. To sell drugs in Israel is illegal. To break into banks and to rob the bank, it's illegal. It's to take something that not belong to you, to take it by force, and to use it for yourself. The same is in illegal buildings. इजराइल के पास ताकत है, लड़ाकू विमान है और उसके लिए गाजा पट्टी पर हमला करना बच्चों का खेल है। लेकिन फिलिस्तीन के पास क्या है? फिलिस्तीन के पास फिदाइन हमलावर हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। बीते शुक्रवार को इजराइल एक लोन वुल्फ अटैक से दहल गया। फिलिस्तीन के नागरिक हुसैन काराकेह ने यहूदियों की भीड़ को निशाना बनाते हुए तेज रफ्तार कार उनके ऊपर चढ़ा दी। इस हमले में 3 लोगों की मौत हुई है। इसमें 6 साल और 8 साल के 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन कुछ वीडियोस में दावा ये किया गया कि फिलिस्तीनियों ने आतंकवादियों के समर्थन में जश्न मनाया। दूसरी तरफ इन 2 यहूदी बच्चों की मौत पर यहूदियों ने मातम मनाया और कट्टर लाइन पर चल रहे बेंजामिन नेतन्याहू ने आतंकियों से बदला लेने का संकल्प दोहराया। התגובה ההולמת לטרור היא להלום בו בעוצמה ולהעמיק עוד יותר את שורשינו בארצנו. בהתאם לכך, הקבינט יתכנס היום כדי להיערך לפעולה רחבה אף יותר נגד מבצע הטרור ותומכיו במזרח ירושלים וביהודה ושומרון, תוך הימנעות ככל האפשר מפגיעה בבלתי מעורבים. फिलिस्तीन ने लोन वुल्फ अटैक करके बदला लिया। लोन वुल्फ अटैक बेहद खतरनाक माना जाता है। इसमें कोई शख्स खुद ही आतंकवाद की विचारधारा के प्रभाव में आ जाता है और अकेले ही हमला करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारने की कोशिश करता है। 31 साल के हुसैन ने यही किया। हमले के तुरंत बाद इजराइल की पुलिस ने आतंकी को मार गिराया और उसके घर को भी सील कर दिया गया है। फिलिस्तीन का भय दिखाकर इजराइल के प्रधानमंत्री इजराइल के लोगों को और ज्यादा कट्टर यहूदी बनाना चाहते हैं। नेतन्याहू ने लोगों को कट्टर बनाने के लिए एक मंत्रालय खोला है। पाठ्यक्रम में यहूदी कट्टर सोच को डालकर इजराइल के स्कूलों का सिलेबस बदला गया है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बड़ा युद्ध कभी भी छिड़ सकता है, लेकिन सिर्फ एक हथियार ऐसा है जिसकी वजह से फिलिस्तीन इजराइल पर हमला करने से डरता है और वो है आयरन डोम। इस बार भी जब हमास ने इजराइल पर हमले किए तो ज्यादातर रॉकेट आयरन डोम ने तबाह कर दिए। साल 2022 अगस्त के महीने में फिलिस्तीन के आतंकी गुटों की तरफ से इजराइल पर 600 रॉकेट दागे गए थे। आयरन डोम ने फिलिस्तीन के 582 रॉकेट नष्ट कर दिए, लेकिन 18 रॉकेट इजराइल के इलाकों में गिरने में कामयाब रहे। यानी आयरन डोम इस बार 97% तक प्रभावी रहा। ये साल 2021 की तस्वीरें हैं जब फिलिस्तीन के रॉकेट को इजराइल के आयरन डोम नष्ट कर रहे थे। साल 2021 में हमास ने इजराइल पर 1500 रॉकेट दागे, लेकिन 1350 रॉकेट आयरन डोम ने नष्ट कर दिए। तब आयरन डोम 90% तक प्रभावी साबित हुआ था। यही वजह है कि चाहकर भी फिलिस्तीन इजराइल को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता है और इजराइल अपनी तकनीक का फायदा उठाकर लगातार फिलिस्तीन को सबक सिखाने के मकसद पर आगे बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के जेल जाने का वक्त करीब आ चुका है और इस काम में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मदद कर रहे हैं पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा। इमरान खान को बाजवा ने प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया था और बाजवा ने ही इमरान खान का तख्ता पलट कर दिया। इमरान ने कबूल किया है कि बाजवा सुपर किंग थे और वो खुद पंचिंग बैग थे।
बाजवा ने मेरी सरकार गिरा दी। आर्मी चीफ ने, एक्स आर्मी चीफ ने बातें की। उसने कहा जी इमरान खान मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहा था, मैंने इमरान खान से मुल्क को बचाना था। तो तस्लीम कर लिया कि उसने फैसला किया था गवर्नमेंट गिराने का। बाजवा सुपर किंग थे। जो पावर इस जनरल बाजवा के पास थी, सुपर किंग था, सबके ऊपर बैठा हुआ था। मैं पंचिंग बैग था। पंचिंग बैग तो हम बैठे हुए थे, वो जो मर्जी करता, कोई पूछने वाला ही नहीं था। बाजवा की आलोचना की इजाजत नहीं थी। ये अगर तनकीद होती तो जनरल बाजवा ये जुल्म ना कर सकता पाकिस्तान पे, उसके ऊपर तनकीद ही नहीं अलाउड थी। पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का खेल बाजवा ने खेला। लोगों ने माफियाज अपनी चोरी बचाते बचाते हमें घुटनों पे ये ले आए। आपने अब तक किसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री को ऐसा कहते नहीं सुना होगा। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि किसी देश का प्रधानमंत्री पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल होता रहे, लेकिन कुछ नहीं कर सके। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अकेले हैं जिनके पास अपनी 4 साल की सरकार के कामों को गिनाने के लिए कुछ नहीं है सिवाय बाजवा पार्ट के। जिन लोगों को पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार होने का भ्रम होता है, उन्हें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी को जरूर सुनना चाहिए। उसने कहा जी इमरान खान मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहा था, मैंने इमरान खान से मुल्क को बचाना था। तो तस्लीम कर लिया कि उसने फैसला किया था गवर्नमेंट गिराने का, जो मैं और सारी कौम को वैसे ही पता है। लोगों को तो अब सोशल मीडिया का ज़माना है। वो आखिरी रात जिस दिन वो मैंने कहा था कि कोई रह तो नहीं गया, तो उस दिन रात को तो सब कौम को पता चल गया था कि कौन था पीछे इसके। जिसने 4 सालों तक कठपुतली सरकार चलाई, जिसका रिमोट कंट्रोल आर्मी चीफ के हाथ में था। बाजवा कहते थे तो इमरान उठते थे, बाजवा कहते थे तो इमरान बैठ जाते थे। एक भी फैसला ऐसा नहीं हुआ जिसे इमरान खान नियाजी ने लिया और उसमें बाजवा की हामी नहीं थी। जो पावर इस जनरल बाजवा के पास थी कि सुपर किंग था, सबके ऊपर बैठा हुआ था, सारे फैसले उसके। गवर्नमेंट तब तक ठीक, यानी गवर्नमेंट के काम तब तक होते थे जब तक जनरल बाजवा फैसला करे कि हाँ ये ठीक है। जिस बाजवा की ताकत का सहारा पाकर इमरान खान नियाजी सत्ता में पहुंचे, वो बाजवा इमरान से इतने नाराज क्यों हो गए? क्यों इमरान खान को हटाकर बाजवा ने शहबाज शरीफ की सरकार बनवा दी? इमरान बाजवा के बीच सीक्रेट मीटिंग में क्या हुआ था? इमरान खान तब क्यों खामोश थे जब वो सत्ता में थे? इन सारे सवालों का जवाब आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले इमरान के दिल के अरमा आंसुओं में बह गए वाला प्रलाप सुन लीजिए। एक आदमी को जब इतनी ज्यादा पावर मिल जाए, लेकिन उसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक नहीं कर सकता। तनकीद तो इमरान खान की होती थी हर दूसरे दिन, हर रोज टीवी पे गालियां सुन रहा हूं, तनकीद हो रही है। पंचिंग बैग तो मैं था, पावर वो लेके बैठे थे। इतना मजबूर प्रधानमंत्री पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। इमरान खान को जब तक सत्ता सुख मिलता रहा, मौन पड़े रहे, और अब जेल जाने की बारी आ रही है तो बौखलाए हुए हैं। तनकीद होती तो जनरल बाजवा ये जुल्म ना कर सकता पाकिस्तान पे, उसके ऊपर तनकीद ही नहीं अलाउड थी। पंचिंग बैग तो हम बैठे हुए थे, वो जो मर्जी करता, कोई पूछने वाला ही नहीं था। इसलिए इस मुल्क के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए हम सबको जद्दोजहद के लिए अब तैयार रहना पड़ेगा। दांत कट्टी रोटी वाली दोस्ती चौराहे पर तमाशा बन गई है। गलबैया करने वाले गले अब हाथ में खंजर लिए घूम रहे हैं।
एक दूसरे पर जो जान छिड़कते थे, अब एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए हैं। इमरान खान बचाव की मुद्रा में है, लेकिन मिस्टर बाजवा ने इमरान खान के लिए जो कहा है उसे भी आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि सत्ता के इन्हीं बटाईदारों ने मुल्क का बंटाधार किया है। इमरान खान नियाजी पाकिस्तान के लिए खतरनाक है। इमरान खान पीएम रहते तो पाकिस्तान का मटिया मेट हो जाता। इमरान खान ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को अपशब्द कहे। इमरान खान ने क्राउन प्रिंस का नंबर ब्लॉक कर दिया। इमरान खान को सत्ता से हटाने के लिए शहबाज शरीफ का साथ देना जरूरी था। पूर्व आर्मी चीफ बाजवा के बलबूते ही इमरान खान नियाजी ने 2018 में लोकतंत्र का मजाक बनाकर सत्ता पाई थी। बाजवा तब इमरान का साया समझे जाते थे, लेकिन सत्ता की चांदनी में दोनों की आंखें चौंधिया गईं और अब एक दूसरे की इज्जत सरेआम उछाल रहे हैं। पीठ में छुरा घोंपने की पाकिस्तान में रिवायत रही है। बाजवा ने इमरान की ताजपोशी में साथ ही इसलिए दिया था कि आगे चलकर आर्मी चीफ के तौर पर उन्हें सेवा विस्तार मिल सके, लेकिन इमरान से सत्ता संभली नहीं और जाते जाते बाजवा के सपनों की साख भी सुखा गए। लिहाजा अब दोनों सड़क पर हैं और एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनी की तलवारें खींच ली हैं। बाजवा ने इमरान को खतरनाक बताया तो इमरान ने भी बाजवा के खिलाफ जहर उगला। कहा बाजवा की सैनिक जांच होनी चाहिए। इमरान को गम है कि दोस्त ने ही दुश्मनी कर उनकी सरकार गिरा दी। बाजवा कह रहे हैं कि उन्हें नौकरी में एक्सटेंशन इमरान के कारण नहीं मिला, वफादारी धोखेबाजी में तब्दील हो गई है। इस बीच देश है जो टुकड़ा टुकड़ा रोटी चुन रहा है, जिसके पास अब न खोने के लिए कुछ बचा है न पाने के लिए, क्योंकि जो खोने के लिए बचा था वो सब लुट चुका है और जो पाने के लिए था उसे रहनुमाओं ने निस्तनाबूद कर दिया है। कोराम की तस्वीरें देखिए। पाकिस्तान में सीढ़ी सत्ता और सांप का खेल नया नहीं है, लेकिन इस स्तर पर अब तक नहीं खेला गया जो अब खेला जा रहा है। पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, पूर्व पीएम इमरान खान नियाजी के काले राज उगल रहे हैं। इमरान खान नियाजी पूर्व प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की कातिल कहानी बेपर्दा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ और भतीजी मरियम नवाज की साजिशें पाकिस्तान की गली गली में सुनाई जा रही हैं। कौन किसको कत्ल करना चाहता है, कौन किसकी सुपारी दे रहा है, कौन किसके पीछे पड़ा है, बहुत कंफ्यूजन है पाकिस्तान में। अपनी अर्थव्यवस्था की तरह आवाम भी कंफ्यूज है। साजिशें, सुपारी, कत्ल और कहानी, भूखे आवाम के पेट की कहानियां इससे भी दबकर दम तोड़ रही हैं। कोराम के बीच सियासी कठपुतली, राजधानी इस्लामाबाद टू एक्चुअल कैपिटल रावलपिंडी तक एकदम घोटू उन्माद फैला है। सियासी उन्माद, सत्ता के चाव में ये उन्माद मुल्क को बचाने की जगह दरिया के नीचे दफन करने पर तुला है। इमरान खान का दावा है कि आसिफ अली जरदारी उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं और उन्होंने इसके लिए एक आतंकवादी संगठन को पैसे भी दिए हैं। इमरान खान का आरोप है कि उनकी हत्या के 2 असफल प्रयास किए जा चुके हैं, लिहाजा अब उनकी हत्या का प्लान सी तैयार किया गया है। आरोप बेइज्जती और मर्डर। अप्रैल 2022 में इमरान खान को जब प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, तब से ये ककहरा पड़े जा रहे हैं। कहां साथ मिलकर गिरते पाकिस्तान को सहारा देते, कहां अपनी डफली अपना राग छेड़े जा रहे हैं, क्योंकि जिन्ना के देश में सियासी संस्कृति ऐसी ही है जो 3 चीजों पर चलती है: बदला, बदला और सिर्फ बदला। इमरान खान चुप गए सुल्तान हैं। इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनके सहयोगियों को जेलों में डाला जा रहा है। खुद इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लेकिन ये आदमी आंसरेबल नहीं किसी का। जो मर्जी फैसला ठीक हो गया तो क्रेडिट ले लिया, मैंने ये कर दिया। जब गलत हुआ तो जिम्मेदार इमरान खान था। और आज कौन जिम्मेदार है? मेरा सवाल ये है कि चलती हुई इकोनॉमी को जो आज इसने यहां पहुंचाया है, इसका कौन जिम्मेदार है? इमरान खान अपने देश की मानिंद ही बुरी तरह फंस चुके हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ तलवार भांजते भांजते नियाजी खुद ही बेईमानी के जंगल में गुम होते जा रहे हैं। इमरान खान बहुत पहले से वर्दी के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा नील बटे सन्नाटा है, क्योंकि पाकिस्तान में होता वही है जो आर्मी चाहे।
लेकिन इस आर्मी के पास कंगाली से निकलने का कोई उपाय नहीं है। मूल रूप से 2019 में इमरान खान की सरकार ने ही $6.5 अरब के बेल आउट पैकेज पर साइन किए थे। इसमें से लगभग $1 बिलियन से ज्यादा की रकम को IMF ने रोक दिया था। इसी बची हुई रकम को लेने के लिए पाकिस्तान ने IMF की सारी कड़ी शर्तें मानना कबूल कर लिया, लेकिन बावजूद इसके IMF का दिल पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए नहीं पसीज रहा। और इधर आलम है कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर $2.91 अरब बचा है। इसमें 15 दिनों से कुछ ज्यादा समय का आयात किया जा सकता है।